रूस इतना मजबूर हो गया है कि वह सिर्फ टिके रहने के लिए अपनी जमीन तक सौंप रहा है। जब दुनिया यूक्रेन में मॉस्को को खून बहाते हुए देख रही है, तब पूरब में कुछ और भी ज्यादा स्थायी हो रहा है, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया चुपचाप रूस के सुदूर पूर्व पर कब्जा कर रहे हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। कीव और नाटो के दबाव पर पुतिन ने इस बड़े सीमा क्षेत्र को सौदेबाजी का हथियार बना लिया है। जो कभी साम्राज्यिक शक्ति का प्रतीक था, वह अब विदेशी प्रभाव का मैदान बन गया है, जहां चीनी निवेशक और उत्तर कोरियाई श्रमिक सहायता के बदले इस क्षेत्र को नया रूप दे रहे हैं। इस वीडियो में हम सौदों, उनके परिणाम और रूस को यह जमीन फिर क्यों नहीं मिलेगी, समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं रूस की हताशा के मूल कारण से। वह है यूक्रेन में युद्ध। यह आक्रमण, जो अब अपने चौथे साल में है, ने देश को हर मोर्चे पर कमजोर कर दिया है। सैन्य, आर्थिक, जनसांख्यिकीय सूत्रों के अनुसार 10 लाख से अधिक रूसी मारे या घायल हुए हैं, जिससे रूस में युवा पुरुषों की संख्या कम हुई है। उपकरणों की बात करें तो कहानी वही है। रूस की सेना अंतिम सांसें ले रही है। यह पुरानी सोवियत मशीनरी और कम गुणवत्ता वाले पुर्जों पर निर्भर रह गई है। कभी गर्व करने वाली सैन्य मशीन अब लगभग पूरी तरह से चीन, ईरान और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन के आयात पर निर्भर है। यह वह महाशक्ति की छवि नहीं है जो कभी मॉस्को ने दिखाई थी। प्रतिबंधों ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। रूस की पश्चिमी वित्त और तकनीक तक पहुंच बंद है, और उसकी निर्यात आय अब लगभग पूरी तरह चीन और कुछ मित्र देशों पर निर्भर है। रूबल बार बार गिर चुका है। महंगाई ने लोगों की बचत को खत्म कर दिया है, और सरकार का बजट युद्ध खर्च पर बहुत ज्यादा निर्भर है। रूस के पास परमाणु हथियार और तेल हैं, पर उसकी वैश्विक शक्ति के रूप में क्षमता घट गई है। रूस घुटनों पर है। इसका सबसे स्पष्ट असर सुदूर पूर्व में दिखता है। रूस का सुदूर पूर्व एक विशाल, संसाधनों से भरपूर इलाका है, जो पूर्वी साइबेरिया से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, और यह रूस के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। रूस की कुल आबादी का सिर्फ 5% यहाँ रहता है। यह चीन, उत्तर कोरिया और जापान सागर से सटा है, और इसमें प्रोमोस्के, क्राय सखालिन, कामचटका प्रमुख क्षेत्र हैं। कम आबादी के बावजूद यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से अहम है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन, महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापार, साथ ही पड़ोसी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव है। यह जितना समृद्ध और रणनीतिक है, उतना ही दूरस्थ और महंगा है। मॉस्को ने दशकों तक इसे सिर्फ एक साम्राज्य के प्रतीक के रूप में देखा, न कि एक कार्यशील अर्थव्यवस्था के रूप में। अब जब सुदूर पूर्व क्षेत्र खाली है और मॉस्को के विकल्प कम हैं, रूस ने मदद के बदले जमीन और पहुंच देना शुरू कर दिया है। रूस आधिकारिक तौर पर इसे विकास, निवेश और क्षेत्रीय वृद्धि का मामला बता रहा है। प्रेस विज्ञप्तियों और फीता काटने के पीछे सौदे पूरी तरह साफ हैं। चीन को दीर्घकालिक पट्टा, बुनियादी ढांचे का नियंत्रण व प्राकृतिक संसाधनों में प्राथमिकता मिलती है। उत्तर कोरिया को लकड़ी, पारगमन मार्ग और गुप्त हथियार मिलते हैं। रूस को बदले में वे संसाधन मिलते हैं जो वह खुद नहीं बना सकता। यह कोई बड़ा साझेदारी समझौता नहीं है। यह तो बस जीवित रहने की कोशिश है। पुतिन की सरकार की आखिरी कोशिश है कि उसके पास जो भी साझेदार हैं, वे खुश रहें और पैसा व संसाधन देते रहें। चीन और उत्तर कोरिया वहां बसकर अपना घर बना रहे हैं। रूसी अधिकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की बात करते हैं। असल में विदेशी कंपनियां मुख्य सुविधाएं संभाल रही हैं, और स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं लगभग पूरी तरह बाहरी पैसों पर निर्भर हैं। रूस इसे विन विन साझेदारी बताता है, लेकिन इसमें एक को ट्रॉफी और दूसरे को सिर्फ भागीदारी रिबन मिलता है। कुछ जगहों पर चीन की कंपनियां संचालन देखती हैं, रूसी कर्मचारी कागजी काम करते हैं। यह पूरी जिम्मेदारी देना तो नहीं, लेकिन उसके काफी करीब है। रूस अब अपने देश में पृष्ठभूमि की भूमिका तक सिमट गया है, जबकि कभी सुदूर पूर्व उसका गर्व था। अब यह सिर्फ विदेशी परियोजनाओं का जाल है, जिसे मजबूरी ने जोड़े रखा है। मॉस्को अब भी जमीन का मालिक है, पर फैसले नहीं ले रहा। जो कभी क्षेत्र को जीवित रखने का तरीका था, अब चुपचाप बदलाव में बदल गया है। जितने गहरे सौदे, उतना मुश्किल उन्हें वापस लेना। क्रेमलिन इन दोनों देशों के साथ जो भी समझौता करता है, वह ऐसा लगता है जैसे उसके साथ ऐसी शर्तें जुड़ी होती हैं जो समय के साथ और भी कसती जाती हैं। अब ये शर्तें रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लागू हैं। पिछले साल तक रूस और चीन के बीच व्यापार लगभग 245 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो सिर्फ 3 साल पहले 190 अरब डॉलर था। ऊपरी तौर पर यह प्रगति जैसा लगता है, लेकिन उस व्यापार का ज्यादातर हिस्सा चीन के पक्ष में झुका हुआ है।
रूसी तेल और गैस वैश्विक मानकों से 30-40% कम दाम पर बिकते हैं, जबकि चीनी सामान रूसी बाजारों में भरे हैं। यह असंतुलन सिर्फ आर्थिक ही नहीं, रणनीतिक भी है। चीन सुदूर पूर्व में पाइपलाइन, फैक्ट्री या पावर स्टेशन बनाकर अक्सर पट्टों, स्वामित्व या कर्ज के जरिए उन पर नियंत्रण ले लेता है, जिससे मास्को तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। और यह बदलाव सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ बदल रहा है। पावर ऑफ साइबेरिया आई जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। रूस का सुदूर पूर्व एशिया को गैस निर्यात का मुख्य मार्ग बन रहा है। 2024 तक रूसी ऊर्जा निर्यात का 60% से ज्यादा हिस्सा पूर्व की ओर जा चुका था। इससे चीन को कीमत और आपूर्ति पर नियंत्रण मिलता है, जबकि यूरोप विकल्पों के लिए जूझता है। उत्तर कोरिया को ईंधन और बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उसकी कमी कम होती है। जो तरीका पहले क्षेत्र को चलाने का था, अब शक्ति प्रदर्शन बन गया है। रूस सस्ती ऊर्जा के बदले अपने अस्तित्व की सौदेबाजी करता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह बीजिंग को उस क्षेत्र की चाबी सौंप देता है जो अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पूर्वी सीमा अब सिर्फ एक सौदेबाजी का जरिया नहीं है, यह वह केंद्र बिंदु है जहां वैश्विक प्रभाव चुपचाप बदल रहा है। बीजिंग सिर्फ रूस के सुदूर पूर्व में निवेश नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुद को वहां स्थापित कर रहा है। चीनी कंपनियां बंदरगाहों को उन्नत कर रही हैं, रेलवे का विस्तार कर रही हैं और ऐसे लॉजिस्टिक्स हब बना रही हैं जो व्यापार और दीर्घकालिक रणनीति दोनों की सेवा करते हैं। उत्तर कोरिया इसका फायदा उठाकर निर्माण और लकड़ी के कामों के लिए श्रमिक और तकनीकी टीमें भेज रहा है। रूस ये सौदे मजबूरी में कर रहा है। पड़ोसियों के लिए यह बिना विरोध के आगे बढ़ने का दुर्लभ मौका है, हालांकि वे इसे खुलेआम स्वीकार नहीं करेंगे। टुमेन नदी क्षेत्र इस कहानी को दर्शाता है। यह छोटा लेकिन रणनीतिक भूमिभाग है जहां रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलते हैं, जो हमेशा साम्राज्य निर्माताओं का ध्यान खींचता रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र विवादों का केंद्र रहा है, जिससे समझ आता है कि यह भूमि चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फार ईस्ट पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन 1800 के दशक में रूसी साम्राज्य ने असमान संधियों के जरिए इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1858 की एगुन और 1860 की पेकिंग संधि ने बीजिंग को अमूर नदी के उत्तर और प्रशांत तट के पूर्व में 60,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि छोड़ने को मजबूर किया। उस नुकसान ने चीन को जापान सागर से अलग कर दिया, जो आज भी उसकी राष्ट्रीय स्मृति में है। चीनी नक्शों में ये क्षेत्र हल्की टूटी रेखाओं से दिखाए गए और खोई भूमि के रूप में चिन्हित किए गए। स्कूलों और भाषणों में सुदूर पूर्व की कहानी नागरिकों को विदेशी अपमान याद दिलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब बीजिंग में कई लोग मानते हैं कि इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। उन्हें इस जमीन पर आक्रमण की जरूरत नहीं, वे इसे खरीद पट्टे पर लेकर आबाद कर सकते हैं। यह सैनिकों की बजाय इंजीनियरों, निवेशकों और दीर्घकालिक अनुबंध भेज रहा है। सड़कें, बंदरगाह और रेलवे बन रहे हैं और हर परियोजना के साथ बीजिंग चुपचाप और बिना गोली चलाए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया के लक्ष्य सरल और सोच समझकर तय किए गए हैं। यह रूस की कमजोरी को अपने संसाधनों और श्रमिकों के लिए सुरक्षित क्षेत्र मानता है। चीन पूंजी लाता है, उत्तर कोरिया जनशक्ति लाता है और रूस युद्ध व प्रतिबंधों से घिरा हर संभव मदद लेता है। तुम्हें नदी पर नए पुल और सड़कें बन रही हैं। 1959 की रेलवे लिंक के साथ अब एक नया सड़क पुल भी बन रहा है, जो इन तीनों देशों को जोड़ता है। सिद्धांततः यह व्यापार और विकास पर है, पर असल में चीन प्रशांत महासागर तक अपनी उत्तर पूर्वी सीमा से पहुंच चाहता है। उत्तर कोरिया के लिए यह परियोजना आधुनिक बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय नेटवर्क से जुड़ने का मौका है। रूस के लिए यह शांत समझौता है, जिससे वह निवेश सुरक्षित कर सकता है और कमजोरी भी नहीं दिखाता। ऐसे समझौते बढ़ रहे हैं। रूस के सुदूर पूर्व में अब चीनी कंपनियों के साथ सैकड़ों दीर्घकालिक भूमि पट्टों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से कुछ कई दशकों तक बढ़ाए गए हैं। नाम तो रूस का है, लेकिन सब कुछ बीजिंग के निवेशकों और प्रबंधकों के नियंत्रण में है। आधुनिक युग में क्षेत्र युद्ध से नहीं, बल्कि छोटे अक्षरों वाले अनुबंधों से खोए जाते हैं। मास्को क्या दे रहा है, इसकी पूरी समझ के लिए देखना होगा कि ये सौदे जमीन का नियंत्रण बीजिंग को कैसे देते हैं। रूस की चीन पर निर्भरता व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रफल तक है। चुपचाप तरीकों से रूस चीन की मदद का भुगतान अपनी ही जमीन के टुकड़ों से कर रहा है। कागजों पर इन सौदों को पट्टे या विकास साझेदारियां कहा जाता है। व्यवहार में ये बीजिंग को रूस के सुदूर पूर्व के बड़े क्षेत्रों पर लगभग एक सदी तक नियंत्रण दे देते हैं। 2022 से चीनी कंपनियों ने अमूर और झाबोकाल्स्की जैसे क्षेत्रों में विशाल कृषि भूमि और जंगलों पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। इनमें से कई अनुबंध
जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 49 से 99 वर्षों के लिए हैं। यह समय इतना लंबा है कि कई पीढ़ियां चीनी शासन में बड़ी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि रूसी पीढ़ियां यही सोचकर बड़ी होंगी कि उनके देश में सब कुछ चीनी चलाते हैं और उन्हें कुछ और पता नहीं होगा। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार अब चीनी कंपनियां रूस के पूर्वी हिस्से में 1.5 करोड़ हेक्टेयर यानी लगभग 40 लाख एकड़ कृषि भूमि का संचालन कर रही हैं। यह यूक्रेन युद्ध से पहले उनके पास जितनी जमीन थी उससे लगभग 5 गुना ज्यादा है। ये सौदे अक्सर बहुत कम दाम या आपूर्ति के बदले होते हैं। मॉस्को को हथियारों के लिए इंजन, चिप्स, रसायन व स्पेयर पार्ट्स बेहद जरूरी हैं। संसाधन क्षेत्रों का मालिकाना हक भी बदल रहा है। चीनी खनिक संयुक्त उपक्रमों में सोना और दुर्लभ धातुएं निकालते हैं। मालिकाना हक मॉस्को के पास रहता है, पर मुनाफा व संचालन सीमा पार से नियंत्रित होते हैं। कुछ रूसी अधिकारी इसे जीवित रहने के लिए जमीन कहते हैं, क्योंकि अब क्रेमलिन में मना करने की ताकत नहीं है। मॉस्को यूक्रेन में लड़ाई में इतना व्यस्त है, उसने नहीं देखा कि उसका सुदूर पूर्व अब चीनी रंग में रंग चुका है, जहां नई तख्तियां और माहौल बदल गया है। बीजिंग को मना करना मतलब ईंधन, एडिटिव्स, सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और फैक्ट्री उपकरणों की आपूर्ति काट देना, जो रूस के युद्ध और अर्थव्यवस्था को चलाए रखते हैं। यह संभव नहीं है और ये सौदे भी स्थायी समाधान नहीं है। ये जमीन पर नई हकीकत बना रहे हैं, जहां रूसी संप्रभुता अब सिर्फ प्रतीकात्मक है। जनसांख्यिकी भी यही दर्शाती है। इस समय व्लादिवोस्तोक और यूराल्स के बीच लगभग 20 लाख चीनी नागरिक रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। कई शहरों में वे स्थानीय आबादी का बहुमत बनाते हैं। चीनी व्यवसाय खुदरा, कृषि, निर्माण में हावी हैं। उत्तर कोरियाई मजदूर खनन, लकड़ी काटने व खेती में खाली जगह भरते हैं। रूस में पहले से ही उनमें से 15,000 हैं और कब्जे वाले यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में 50,000 और भेजने की योजना है। इससे प्योंगयांग को हर साल 13 अरब डॉलर तक की कमाई होती है। जो कुछ रूसी मजदूर बचे हैं वे अपनी आजीविका के लिए इसी प्रवाह पर निर्भर हैं। अब कई छोटे शहर चीनी पूंजी और उत्तर कोरियाई श्रमिकों पर निर्भर हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बदल रहा है और यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। रूस की पूर्वी सीमा पर चीन द्वारा बना हर बंदरगाह, पुल और पाइपलाइन दूसरा उद्देश्य भी निभाता है। ये सिर्फ व्यापार मार्ग नहीं है, ये रणनीतिक उपकरण भी हैं। जिन सड़कों पर माल ढोया जाता है उन्हीं पर आसानी से बख्तरबंद वाहन भी चल सकते हैं। सीमा के कस्बों को रोशन करने वाले पावर स्टेशन रडार संचार का भी समर्थन कर सकते हैं। मालवाहक बंदरगाह नौसेना के डॉक के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हर परियोजना का दोहरा उपयोग होता है और बीजिंग इसे जानता है। असल में इसी वजह से कई तरह के सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को दूसरों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया गया है। रूस के सैन्य योजनाकार भी इससे वाकिफ हैं। वे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन यूक्रेन में इतनी सारी संसाधन लगे होने के कारण वे वास्तव में इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। क्रेमलिन चीन को चुनौती देने में असमर्थ है और उसका समर्थन नहीं खो सकता। इसीलिए वे इन सौदों को दोस्ताना भाषा में लपेट देते हैं। उन्हें विन विन साझेदारी कहते हैं, लेकिन जो भी ध्यान दे रहा है वह जानता है कि असली जीत किसकी हो रही है। यह ऐसा है जैसे मुर्गी के घर सांप घुस जाए और हम उसे मेहमान माने। अब यह स्पष्ट है कि रूस की सुदूर पूर्व पर पकड़ कमजोर हो रही है। मुख्य ढांचे का नियंत्रण सौंपकर मॉस्को अपनी संप्रभुता आउटसोर्स कर रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य विश्लेषक इसे करीब से देख रहे हैं। हर नई पाइपलाइन, पुल या लॉजिस्टिक्स हब शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है। इस क्षेत्र में भले ही अब भी रूसी झंडा फहराया जाता हो, लेकिन इसे आकार देने वाले फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। इससे कोई मदद नहीं मिलती। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की बड़ी महत्वाकांक्षाओं में सुदूर पूर्व भी शामिल है। बीजिंग के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भूगोल और शक्ति की बात है। जापान सागर तक पहुंच चीन को उत्तरी समुद्री मार्ग देती है, जिससे वह ताइवान, जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर जैसे चौक पॉइंट्स को बाईपास कर सकता है। यह रणनीति और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चीनी जहाज प्रशांत महासागर तक ऐसे रास्तों से पहुंच सकते हैं जहां संकट में अमेरिकी नौसेना रोक नहीं लगा सकती। बीजिंग के सैन्य योजनाकारों के लिए यह अमूल्य है और चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति से भी मेल खाता है। बेल्ट एंड रोड सिर्फ रेलवे या बंदरगाह नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे से देशों को चीन से जोड़ने की निर्भरता का नेटवर्क है। बीजिंग द्वारा दूसरे देशों में बनाए गए हर पुल और रेलवे लाइन उसके प्रभाव का साधन बनते हैं। एक बार जब कोई क्षेत्र चीनी लॉजिस्टिक्स पर निर्भर हो जाता है तो वह आसानी से खुद को आजाद नहीं कर सकता। रूसी पूर्वी सीमा धीरे धीरे प्रभाव का साधन बन रही है।
चीन की रूस के सुदूर पूर्व में रुचि सिर्फ जमीन या संसाधनों तक नहीं बल्कि समुद्र से भी है। यह क्षेत्र चीन को आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट से जोड़ता है, जो एशिया यूरोप के बीच शॉर्टकट है, और बर्फ पिघलने से यह रास्ता आसान होता जा रहा है। बीजिंग ने चुपचाप रूसी आर्कटिक बंदरगाहों और एलएनजी परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसे वह पोलर सिल्क रोड कहता है। सामान्य तौर पर देखें तो यह एक व्यापारिक साझेदारी जैसी लगती है। व्यवहार में यह चीन को यह तय करने की शक्ति देता है कि उत्तरी शिपिंग मार्गों का प्रबंधन कैसे किया जाए, और यह चीनी जहाज़ों को साल भर उन रास्तों तक पहुंचने की संभावना देता है जो पश्चिमी नियंत्रण वाले चौक पॉइंट्स जैसे स्वेज नहर या मलक्का जलमरूमध्य को बायपास करते हैं। इसलिए सुदूर पूर्व पर नियंत्रण वैश्विक व्यापार प्रवाह नियंत्रित करने की ओर एक कदम है। उत्तर कोरिया के लक्ष्य अलग लेकिन रणनीतिक हैं। प्योंगयांग को अच्छा बुनियादी ढांचा, संसाधनों की स्थिर आपूर्ति और विदेशी मुद्रा मिलती है। यह रूस पर दबाव डालता है, जिसे अब उत्तर कोरियाई श्रमिकों और लॉजिस्टिक्स की ज्यादा जरूरत है। अपने सहयोग के बदले प्योंगयांग को वह सब मिलता है जो वह वास्तव में चाहता है: ईंधन, हथियार और क्षेत्रीय राजनीति में अधिक प्रभावशाली आवाज। यह एक ऐसी जीत है जिसमें उन्हें बहुत कम खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। यह सब एक ऐसे पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है जिसे हम पहले से ही मजबूत होते देख रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया सिर्फ एक मौका नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि वे रूस की कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये बदलाव अल्पकालिक नहीं, चीन और उत्तर कोरिया दशकों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा मौका देखा है जो जीवन में एक बार मिलता है, एक ऐसी लूट करने का जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। ये दोनों सिर्फ रूस की कमजोरी पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ये अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार नक्शा बदल रहे हैं। तुम्हें नदी पर बना नया रोड ब्रिज एक बहुत बड़ी रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। हर नया प्रोजेक्ट पावर लाइन, इंडस्ट्रियल पार्क या हाउसिंग जोन इस जाल में एक और धागा जोड़ता है। वे पूरे क्षेत्र में इसे फैला रहे हैं। उनकी निगरानी में पोर्ट्स का विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण और टुमेन उत्तर कोरिया के राशन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। इन्हें चीनी सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ और गहरा है। इन निर्माणों की एक छुपी हुई कीमत खुद जमीन को चुकानी पड़ती है। टुमेन नदी के पार ड्रेजिंग और सड़क निर्माण 3 देशों के साझा नाजुक डेल्टा को प्रभावित कर रहे हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध और पहले से दबाव में है। लकड़ी मिलों और औद्योगिक पार्कों के लिए जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। यह संकटग्रस्त अमूर टाइगर जैसे जानवरों के साइबेरिया तक फैले आवासों पर अतिक्रमण कर रहा है। हालिया अध्ययन दिखाते हैं कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा में अंतर बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में 559 मिलियन हेक्टेयर भूमि खो गई है और हर साल बोरियल क्षेत्रों में 20,000 वर्ग किमी भूमि लकड़ी काटने से नष्ट हो रही है। यह बहुत बड़ी मात्रा है। निर्माण स्थलों के बहाव से जल गुणवत्ता घट रही है और नई फैक्ट्रियों के उत्सर्जन से हवा भारी हो रही है। संरक्षण समूह चेतावनी दे रहे हैं और अपूरणीय नुकसान होने से पहले पारदर्शी प्रभाव आकलन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन अपीलों को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह एक कड़वी विडंबना है। रूस कभी अपने जंगलों को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक मानता था, विस्तृत, अछूते और सख्ती से संरक्षित। अब विदेशी निवेश के लिए वह विरासत बलिदान हो रही है। उत्तर कोरियाई लकड़ी काटने वाली टीमें कम निगरानी में काम कर वनों की कटाई तेज कर रही हैं और हरियाली को कंकाल जैसे क्षेत्र में बदल रही हैं। फिर भी परियोजना जारी है। सौदों में प्रगति की मांग है और प्रकृति गिरवी रखी गई है। पैसा सच में दुनिया चलाता है ना? रूस की पूर्वी सीमा पर एक चीज दिखेगी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऊर्जा ग्रिड्स, वेयरहाउस और खेती जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स चीनी सरकारी कंपनियां चला रही हैं। ये व्यापार नहीं, नियंत्रण है। चीन के निजी निवेशक लॉजिस्टिक्स हब और रिटेल सेंटर बना रहे हैं जो रूस की बजाय मंचूरिया जैसे लगते हैं। कुछ शहरों में साइन 2 भाषाओं में है। चीनी व्यवसाय सबसे अच्छी जगह हथिया लेते हैं, जबकि रूसी दुकानों का धीरे धीरे नामो निशान मिटता जा रहा है। यह न जोरदार है न नाटकीय, बल्कि धीमा और जानबूझकर किया गया है। कुछ जगहों पर बदलाव लगभग पूरा लगता है। जो शहर पहले मॉस्को की सब्सिडी पर थे, अब चीनी व्यापार पर निर्भर हैं। स्कूलों में रूसी के साथ मंदारिन भी पढ़ाई जाती है। बाजार चीनी सामानों से भरे हैं। स्थानीय प्रशासन भी विदेशी निवेशकों से प्रभावित है, जो सड़कें और फैक्ट्रियां तय करते हैं। पूर्वी सीमा अब केवल सीमा क्षेत्र नहीं, बल्कि चीनी आर्थिक विस्तार बन रही है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब कुछ रूसी अधिकारी बोलने लगे हैं।
वे बदलाव सालों से देख रहे थे, लेकिन अब उनका रुख बदल रहा है। प्रिमोरिया के गवर्नर ने संकोच नहीं किया। उन्होंने चीन पर कहानी को फिर से गढ़ने, इतिहास को याद रखने के तरीके को चुनौती देने और यह तय करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है कि इतिहास कौन लिखेगा। सामान्य तौर पर यह जटिल हो जाता है अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। यह सिर्फ पाठ्यपुस्तकों की बात नहीं है, यह पहचान की बात है। जब विदेशी कंपनियां जमीन, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि भाषा को भी बदलने लगती हैं, तो लोग पूछने लगते हैं, असली नियंत्रण किसके पास है? गवर्नर की प्रिमोर्स्की क्राय की रक्षा करने की कोशिशों के बावजूद चीन और उत्तर कोरिया धीमे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सड़कें, बंदरगाह और आपूर्ति मार्ग पहले ही संभाल लिए हैं। अब वे नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। चीन अपनी हाईटेक योजना लागू कर रहा है, व्लादिवोस्तोक को स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हब और स्वचालित फैक्ट्रियों से जोड़ रहा है। ये केवल उन्नयन नहीं बल्कि मजबूत पकड़ बनाने के तरीके हैं। चीनी सप्लाई चेन के लिए बने सिस्टम अब माल भेजने, इन्वेंट्री ट्रैक करने और उत्पादन तय करने का काम कर रहे हैं। पर्यटन भी जुड़ रहा है। चीन सीमा पार यात्रा मार्ग बना रहा है और पुराने स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल रहा है। उत्तर कोरिया पीछे नहीं रहना चाहता, अपनी ही सीमा के साथ छोटे पर्यटन परियोजनाओं का परीक्षण कर रहा है। इस साल की बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण से व्यापार और नौकरियों के नए मौके बने और प्योंगयांग इसका लाभ उठाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यह दिखावटी नहीं बल्कि स्थिर है। अगस्त में निर्यात घटने के बावजूद उत्तर कोरिया के साथ सहयोग बढ़ रहा है। व्यापार अब केवल कच्चे माल तक नहीं बल्कि तकनीक, सेवाओं और प्रभाव से भी जुड़ा है। रूस जहां संघर्ष कर रहा है, वहीं उसके पड़ोसी सुदूर पूर्व को लॉन्च पैड बना रहे हैं। वे मास्को की कमजोरी पर ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया की रिकवरी, उत्तर कोरिया की श्रम नीति और चीन की रणनीति से जुड़ी चीज बना रहे हैं। और वे यह सब बहुत सूक्ष्मता से कर रहे हैं, ऐसे सौदों के जरिए जो दिखने में तो बेगुनाह लगते हैं लेकिन समय के साथ नियंत्रण को बदल देते हैं। यही वजह है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह बदलाव तेज नहीं है बल्कि फैक्ट्रियों, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स से धीरे धीरे फैल रहा है। यह सब कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि सब कुछ सामान्य लगता है, जब तक कि आपको यह एहसास नहीं होता कि असल में शो कौन चला रहा है। ईस्टर्न फ्रंटियर अब केवल संसाधन क्षेत्र नहीं बल्कि परीक्षण स्थल बन गया है, जिसे बाहरी लोग आकार दे रहे हैं और रूस बस देख रहा है। इस परिवर्तन में प्रवासन की बहुत बड़ी भूमिका है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संगठित है। सबसे पहले इंजीनियर और तकनीशियन आते हैं, फिर उद्यमी और सेवा क्षेत्र के कर्मचारी, अंत में उनके परिवार भी उनके पीछे आते हैं। रूसी अधिकारी जब तक समझते हैं तब तक जनसांख्यिकीय परिवर्तन स्थायी हो जाता है। वीजा नियमों को आसान बना दिया गया है और स्थानीय अधिकारी जो किसी भी तरह का निवेश आकर्षित करने के लिए बेताब हैं, नए लोगों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। डर और गहरा करने के लिए जमीन पर सब कुछ आसान नहीं है। व्लादिवोस्तोक और खाबारोव्स्क में लोग चीनी मौजूदगी पर मिश्रित विचार रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नई नौकरियां और आमदनी अपने शहरों को सिमटते देखने से बेहतर है, जबकि मॉस्को दूसरी ओर देखता है। वे इस निवेश को एक जीवन रेखा के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जो उनके शहरों को जीवित रख सके। लेकिन बाकी लोग वे इससे सहमत नहीं हैं। वे चीनी कब्जे की ओर इशारा करते हैं, जिसे वे अपने मोहल्लों के रंग रूप और माहौल में धीरे धीरे आ रहे बदलाव के रूप में देखते हैं। अब उन्हें यह जगह रूस से अलग और कुछ और जैसी लगने लगी है। यह बेचैनी सिर्फ बड़बड़ाने तक सीमित नहीं है। राष्ट्रवादी समूह और ऑनलाइन मंच तेजी से फैल रहे हैं, जो कब्जे की चेतावनी दे रहे हैं। कुछ लोग 1990 के दशक के पुराने डर याद दिलाते हैं, जब कहा गया था कि चीनी प्रवासन किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। कहानियां फीकी पड़ी, पर शक अब भी है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण रूस चीन संबंधों का समर्थन दिखाते हैं, लेकिन सुदूर पूर्व में माहौल अलग है। बड़े प्रोजेक्ट्स से निकाले मजदूरों में कड़वाहट बढ़ रही है, क्योंकि विदेशी टीमों को ठेके मिल रहे हैं और स्थानीय लोग बाहर हैं। वे चेतावनी देते हैं कि चीनी कंपनियां ये प्रोजेक्ट रूस के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने दीर्घकालिक विस्तार के लिए बना रही हैं। वे कहते हैं कि मॉस्को अपना रणनीतिक पिछवाड़ा धीरे धीरे दे रहा है। अब वही निराशा कभी कभी दिखती है। प्रामोस्की क्राय जैसे क्षेत्रों में लोग जमीन सौदों और विदेशी पट्टों पर कड़े नियमों की मांग को लेकर विरोध करते हैं। वे सुर्खियां नहीं बनाते, लेकिन हो रहे हैं। यह विरोध की लहर नहीं बल्कि एक धीमी धारा है। यह दिखाने के लिए काफी है कि सभी बदलाव से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये चेतावनियां अक्सर अनसुनी रहती हैं। अब युद्ध में गर्व की जगह नहीं रही। जब बजट कम हो, सैनिक मर रहे हों और पश्चिमी व्यापार चला जाए, तो व्यावहारिकता देशभक्ति पर भारी पड़ती है। क्रेमलिन को यह स्थिति पसंद नहीं। उसे पैसे और जनशक्ति चाहिए, लेकिन वह एक चक्र में फंसा है जिससे बाहर नहीं निकल सकता। जितना अधिक समर्थन उसे मिलता है, युद्ध उतना ही बढ़ता जाता है। जितना अधिक युद्ध बढ़ता है, उतने ही अधिक समर्थन की जरूरत होती है। यह चक्र रूस को निर्भर बनाता है, जबकि बीजिंग और प्योंगयांग फायदा उठाते हैं।
मॉस्को सिर्फ देख नहीं रहा, जबकि उसका 40% हिस्सा छीना जा रहा है। पूर्वी सीमा पर चीन की बढ़ती पकड़ का मुकाबला करने के लिए क्रेमलिन चुपचाप दूसरे देशों से संपर्क कर रहा है। भारत सबसे आगे है। इस साल दोनों देशों ने ऊर्जा समझौतों और संयुक्त उपक्रमों को बढ़ाया है। उनके पास अरबों रुपए गैस क्षेत्रों और टेक्नोलॉजी जोन में निवेश की योजनाएं हैं जो बीजिंग की पाइपलाइनों से नहीं गुजरती। रूस भारत और वियतनाम को पार्टी में बुला रहा है ताकि वे इतने स्नैक्स लाएं कि चीन के बुफे पर संतुलन बना रहे। वियतनाम ने रूस के साथ मत्स्य पालन और लॉजिस्टिक्स पर बातचीत शुरू कर व्यापार मार्गों में विविधता और चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश की है। यह प्रयास यहीं नहीं रुकता। रूसी अधिकारी जैसे सर्गेई शोइगु अक्सर इंडोनेशिया और मलेशिया जाते हैं और प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत साझेदारी पर जोर देते हैं। यह मॉस्को की सोची समझी चाल है, क्योंकि पड़ोसियों पर ज्यादा निर्भरता जोखिम भरी है। इसलिए वह एक व्यापक एशियाई नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो उसे विकल्प और थोड़ी राहत दे सके। इन सभी प्रयासों के बावजूद चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। रूस की घटती आबादी और धीमी प्रगति अब भी विकास को पीछे खींच रही है, लेकिन ये कदम दिखाते हैं कि सरकार उस क्षेत्र में कुछ नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रही है जहां वह लगातार अपनी पकड़ खोती जा रही है। यह एक पकड़ने का खेल है। चीन के पास अब भी ज्यादातर ताकत है। बीजिंग के निवेश के मुकाबले रूस के प्रयास काफी छोटे हैं। फिर भी ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये संकेत है कि मॉस्को ने अपने ही इलाके को आकार देने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। क्रेमलिन दायरा बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फैसलों की सोच अब भी सीधी और सख्त है। पूर्वी सीमा तुरंत जीत नहीं दिलाती। यह एक विशाल बर्फीली जगह है जहां 70 लाख से कम लोग यूरोप से बड़े क्षेत्र में बसे हैं। इसे जीवित रखना हर साल अरबों खर्च करता है और युद्ध के समय यह पैसा मॉस्को के पास नहीं है। सरकार रियायतों को व्यावहारिक विकास समझौते बताती है। चीन को बंदरगाह बनाने दो और क्षेत्र को नौकरियां मिलती हैं। उत्तर कोरिया को मजदूर भेजने दो और निर्माण तेजी से होता है। कागजों पर इलाका रूसी, लेकिन जमीन पर नियंत्रण साझा और असमान होता जाता है। हर चुपचाप दी गई रियायत जुड़ती है। एक पुल, एक पट्टे पर बंदरगाह, हजारों वर्क परमिट बिना निगरानी मंजूर होते हैं और धीरे धीरे नक्शा बदलता है। पहले जो स्पष्ट राष्ट्रीय सीमा थी वह अब विदेशी कंपनियों के आर्थिक क्षेत्रों और व्यापार गलियारों का जटिल ताना बाना बन गई है। यह सॉफ्ट पावर है, लेकिन इसके परिणाम सख्त हैं और पड़ोसी देख रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया इस बदलाव को देख रहे हैं और उन्हें इसका मतलब पसंद नहीं आ रहा है। टोक्यो के लिए ये बदलाव उसके उत्तर में खतरा है। चीन को जापान सागर तक पहुंच और नए व्यापार रास्ते मिलते हैं। हाँ, यह सैन्य अभियानों के लिए भी है। चीन के नियंत्रण वाला बंदरगाह यानी बीजिंग की ज्यादा निगरानी, गश्त और जापानी जल क्षेत्र के पास नए नौसैनिक आपूर्ति केंद्र। दक्षिण कोरिया इसे अलग जोखिम मानता है। मॉस्को और बीजिंग के बीच प्योंगयांग की बढ़ती भूमिका उत्तर कोरिया को वह प्रभाव देती है जो उसके पास वर्षों से नहीं था। अब वह सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं, दोनों पक्षों के साथ खेलकर रियायतें और मजबूत स्थिति पा सकता है। इसका मतलब हो सकता है हथियारों के लिए ज्यादा फंडिंग, बातचीत में ज्यादा आत्मविश्वास और सियोल के लिए ज्यादा परेशानी। और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। वॉशिंगटन यूरोप और मध्य पूर्व की समस्याओं में उलझा है, लेकिन विश्लेषक वही पैटर्न देख रहे हैं। चीन एक शांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना रहा है जो यूरेशिया में रूस के पहले नियंत्रित क्षेत्रों तक फैल रहा है। पूर्वी सीमा दूर दिखती है, पर इंडो पैसिफिक की हर अहम चीज से जुड़ी है। यह अमेरिका के सप्लाई रूट्स, नौसैनिक पहुंच और घेराबंदी की सोच को तेजी से बदल रहा है। थिंक टैंक और पेंटागन की ब्रीफिंग्स में बातचीत बदल चुकी है। सवाल यह नहीं है कि चीन अपना प्रभाव बढ़ाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि कोई उसे रोकने से पहले वह कितनी दूर तक जाने को तैयार है। रूसी सुदूर पूर्व में हर नई सड़क और बंदरगाह वॉशिंगटन के लिए बीजिंग के प्रभाव को रोकना और भी मुश्किल बना देता है। इसी कारण अमेरिकी अधिकारी प्रशांत क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति, सहयोगी देशों से करीबी सहयोग और चीन की बढ़त रोकने को नई तकनीकी साझेदारियां चाहते हैं। हैरानी की बात है कि नाटो भी इस पर ध्यान दे रहा है। अभी गठबंधन का फोकस यूक्रेन है, लेकिन यूरोपीय नेता इसके प्रभाव देख रहे हैं। अगर रूसी पूर्वी क्षेत्र चीन के नियंत्रण में आ जाते हैं तो मॉस्को बीजिंग पर आर्थिक और रणनीतिक रूप से ज्यादा निर्भर होगा। इससे रूस की सौदेबाजी की स्थिति हर जगह, यहाँ तक कि यूरोप में भी कमजोर हो जाती है। नाटो के लिए शीत युद्ध की भौगोलिक स्थिति बदल रही है। वो प्रभाव की रेखा जो कभी बर्लिन और वार्सो से होकर गुजरती थी, अब शायद व्लादिवोस्तोक तक फैल सकती है। आगे क्या होगा? विशेषज्ञ आमतौर पर भविष्य के 3 परिदृश्य बताते हैं।
पहला, जिसे वे धीमी अवशोषण प्रक्रिया कहते हैं, सबसे संभावित है। अगले 5-10 वर्षों में चीन बुनियादी ढांचे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करता रहेगा। तुम्हें नदी के साथ नेविगेशन अधिकार सामान्य प्रथा बन जाएंगे। चीनी श्रमिक और रूसी नागरिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मिलते जुलते रहेंगे। हालांकि रिकॉर्ड पर जमीन रूस की ही रहेगी, लेकिन चीन और उत्तर कोरिया सब कुछ चलाएंगे। यह एक नरम अधिग्रहण है जो सुर्खियां नहीं बनाता, लेकिन जमीन पर हकीकत बदल देता है। दूसरा परिदृश्य है तनाव बढ़ना जब यूक्रेन युद्ध लंबा चले और मॉस्को और कमजोर हो जाए। चीन कानूनी समझौतों से नियंत्रण औपचारिक कर सकता है और दीर्घकालिक पट्टे सीधे स्वामित्व में बदल सकते हैं। चीनी कानून प्रवर्तन या सुरक्षा ठेकेदार निवेश की सुरक्षा के लिए दिखाई दे सकते हैं। इससे पूर्वी सीमा के कुछ हिस्से व्यवहारिक रूप से चीनी क्षेत्र बन जाएंगे, भले ही सीमा में कोई बदलाव ना हो। उत्तर कोरिया भी अपनी भूमिका को और गहरा करेगा, बीजिंग की योजनाओं के लिए एक लॉजिस्टिक शाखा के रूप में काम करेगा, जबकि रूस से लगातार ईंधन आपूर्ति और सैन्य सहायता प्राप्त करेगा। एक तीसरा और सबसे बुरा परिदृश्य भी है। अगर रूस की आंतरिक स्थिरता ढह जाती है, शायद आर्थिक संकट या राजनीतिक उथल पुथल के कारण, तो पूर्वी सीमा पूरी तरह से हाथ से निकल सकती है। मॉस्को के गवर्नर क्षेत्र में स्थिरता के लिए चीनी निवेशकों की मदद ले सकते हैं। बड़े पैमाने पर प्रवासन से जनसंख्या संतुलन और बिगड़ जाएगा। तब चीन को नियंत्रण मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह पहले से ही उसके पास होगा। इस बीच उत्तर कोरिया अपनी सीमावर्ती भूमि को सुरक्षित करेगा और बीजिंग की सुरक्षा में व्यापार का विस्तार करेगा। इससे पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज जाएगी। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका सैन्य या आर्थिक प्रतिक्रिया देने को मजबूर होंगे। यह क्षेत्र शांत सीमा से अचानक तनाव का केंद्र बन सकता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रूस एक टिक टिक करती टाइम बम के साथ खेल रहा है। शांतिपूर्ण परिस्थितियों में भी कुछ भी आसानी से या बिना समस्याओं के नहीं मिलता। जैसे जैसे विदेशी उपस्थिति बढ़ती है, शासन और भी उलझन भरा हो जाता है। रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्रों के साथ संघर्ष करेंगी। अगर चीनी कंपनी 99 साल के लिए रूसी जमीन पट्टे पर लेकर वहां उत्तर कोरियाई मजदूर नियुक्त करती है, तो किसके नियम लागू होंगे? अगर यह जारी रहा तो मॉस्को के लिए इन सौदों को पलटना मुश्किल होगा। आप युद्ध में खोई हुई जमीन वापस पा सकते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से खोई हुई जमीन वापस पाना लगभग असंभव है। जब आजीविका, शिक्षा और आपूर्ति किसी दूसरे देश पर निर्भर होती है, तो वफादारी भी वहीं चली जाती है। चीन इसे किसी और से बेहतर समझता है। वह धैर्य के साथ खेल रहा है और धैर्य बीजिंग के पास भरपूर मात्रा में है। इस बीच उत्तर कोरिया चुपचाप अपनी जीतें हासिल करता जा रहा है। हर पुल जो वह बनाने में मदद करता है, हर मजदूर जिसे वह विदेश भेजता है, उसकी स्थिति को मजबूत करता है। प्योंगयांग को जरूरी संसाधन और लोगों को अपने देश में न मिलने वाली नौकरियां मिल जाती हैं। इंजीनियरों को आधुनिक ढांचे पर काम का अनुभव मिलता है और नेतृत्व टीम को प्रासंगिकता मिलती है। एक ऐसी दुनिया में जो इसे लगभग नजरअंदाज कर देती है, उत्तर कोरिया अचानक फिर से उपयोगी हो गया है, सिर्फ बीजिंग के लिए ही नहीं बल्कि मॉस्को के लिए भी। इसके विपरीत रूस के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। पूर्वी सीमा फिसल रही है, धोखे की वजह से नहीं बल्कि थकावट की वजह से। यह एक महंगे युद्ध लड़ने, पश्चिमी पूंजी तक पहुंच खोने और बहुत अलग एजेंडा रखने वाले साझेदारों पर अत्यधिक निर्भर रहने का नतीजा है। हर अल्पकालिक व्यावहारिक फैसला दीर्घकाल में रणनीतिक नुकसान बन सकता है। चीन और उत्तर कोरिया ने रूस के सुदूर पूर्व पर हमला नहीं किया, सिर्फ सही समय का इंतजार किया। इसके बाद यह पारंपरिक अधिग्रहण नहीं बल्कि अवसर की शांति से कब्जा था। जो खालीपन था उसे भरना जरूरी था, और जो लोग आए हैं अब क्षेत्र का भविष्य बना रहे हैं। आधिकारिक रूप से नक्शा जस का तस है, लेकिन जमीन पर बदलाव साफ नजर आता है। सिद्धांत रूप से पूर्वी सीमा रूस की है, लेकिन इससे न बुनियादी ढांचा बनता है न स्थानीय मजदूरी मिलती है। मॉस्को फिलहाल मालिकाना हक का दावा कर सकता है, लेकिन कानून में नियंत्रण बिना मौजूदगी या प्रभाव के सबसे कमजोर होता है। दुनिया भले ध्यान न दे पर बदलाव तय है। झंडे बदल सकते हैं, पर पाइपलाइन, व्यापार मार्ग या जनसांख्यिकीय बदलाव गहराई से स्थापित हो जाएं, तो पलटना मुश्किल है। यह कहानी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि समय, दबदबा और चुपचाप कदमों की ताकत की है। चीन व उत्तर कोरिया ने सही समय पर कदम उठाए। रूस ने अस्तित्व पर ध्यान दिया, लेकिन कीमत समझ आते आते देर हो गई। एक साम्राज्य जिसने ताकत से सीमाएं बदली थीं, अब अपनी सीमाएं बिना गोली चले खत्म होते देख रहा है। और जैसा कि इतिहास हमें अक्सर याद दिलाता है, बिना किसी प्रतिरोध के खोई हुई प्रभावशीलता को वापस पाना सबसे कठिन होता है। देखने के लिए धन्यवाद।